नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के इस सीरीज में ये मेरा 6वां लेक्चर है। इस सीरीज के सबसे शुरुआती लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, फिर हमने बात किया था वारेन हेस्टिंग के बारे में, फिर हमने चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में बात किया और उसके कॉर्नवालिस कोड को बड़े विस्तार से समझा। उसके बाद हमने बात की लॉर्ड वेलेजली के बारे में और उसके सहायक संधि सिद्धांत को समझा। फिर हमने बात की विलियम बेंटिंग के बारे में और उसके द्वारा किए गए भारत में सुधारों को देखा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत से काम हुए थे और उसका जो क्षय का सिद्धांत है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लॉर्ड डलहौजी के जीवन और उसके समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और उसकी नीतियों को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देखें 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। जब यह भारत का गवर्नर जनरल बना उस समय तक जो है ब्रिटिश राज अपने चरम पर पहुंच चुका था। जैसे हम देखते हैं कि मराठा पूरी तरह से दबाए जा चुके थे इस समय तक। मैसूर की शक्ति इससे बहुत पहले ही और फिर वो बक्सर प्रासी तो बहुत पहले हो गया। तो इसके समय तक जो है ब्रिटिश राज बहुत विस्तार में था और सारी भारतीय शक्तियां जो है ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आ चुकी थी। उससे पहले हमने सहायक संधि में भी देखा था सारी चीजें। ये व्यक्ति के बारे में कहा जाता है और चाहे इसकी नीतियों को देख करके लगता है कि ये चाहता था कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण जो है पूरे भारत में हो। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सहायक संधि देखा था तो उसमें हमने बहुत से टर्म समझे थे। सहायक संधि का क्या है कि भाई ब्रिटिश की सेना रखनी होगी अपने खर्च पे, आपको रेजिडेंट रखना होगा, आपकी विदेश नीति हमारे हाथों में रहेगी और इसके एवज में जो है कंपनी आपकी सुरक्षा करेगी। हालांकि आंतरिक प्रशासन आपका होगा, ब्रिटिश का प्रशासन नहीं होगा। लेकिन यह चाहता था कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में, जैसे जहां कलेक्टर बैठते थे, 2/3 भारत का हिस्सा जब आजाद हुआ तो उस समय प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में था जहां कलेक्टर बैठते थे और 1/3 हिस्सा जो है ब्रिटिश नियंत्रण में जो है था जिसे प्रिंसली स्टेट कहते थे, लेकिन उनका आंतरिक प्रशासन ब्रिटिश नहीं करते थे, वो राजा करते थे। तो उस प्रकार से ये चाहता था कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण हो और इसको करने के लिए इसने जो है 2 तरीके अपनाए। तो एक तो था प्रत्यक्ष युद्ध कि युद्ध करके राजसी रियासतों का विलय करना, जो भारत की रियासतें हैं। तो उसमें जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है इसके समय हुआ और 1849 में पंजाब के को जो है ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, रणजीत सिंह की मेहनत से बना हुआ था। इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से लेक्चर लिया है और सारी स्थितियों को समझा है इस युद्ध के। तो आज बहुत युद्ध के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन 1849 में जो है ये पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय हुआ। ये हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1852 में हुआ, जिसके बाद जो है निचले वर्मा तथा पेगू का विलय जो है ब्रिटिश राज में कर लिया गया। तो अब जो है वर्मा तक पहुंच गया, यानी निचले वर्मा और पेगू तक ब्रिटिश राज पहुंच गया। तो युद्ध के द्वारा इसने जो विस्तार किया उसको हमने देखा। अब एक ये सिद्धांत लेकर के आया था जिससे व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं और प्रचलित भाषा में हड़प की नीति कहते हैं या क्षय का सिद्धांत, ये सब इसी का नाम है। तो ये क्या था उसको जो है हम समझेंगे। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट तो आप समझते हैं कि भाई जब पुरुष उत्तराधिकारी ना हो तो आपको गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और आपका राज्य ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। ये सिद्धांत ये लेकर के आया था। लेकिन इस सिद्धांत में भी कई जो है विषय थे और उन्हीं विषय को हम अब आगे समझेंगे कि भाई ये अधिकार किसके पास था। कई प्रकार की इसने जो है भारत की जो रियासतें थी उनको 3 प्रकारों में बांटा इस सिद्धांत को लागू करने के लिए। तो पहले प्रकार की जो रियासत थी, मैंने यहाँ लिखा है, मार्कर खत्म हो गया था तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ठीक है।
वे रियासतें जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी, यानी सर्वोच्च सत्ता का मतलब अगर पीछे जाके देखा जाए तो मुगल हुए और मराठा हुए, तो उनके अधीन कोई ऐसी रियासत हो जो उनके अधीन भी नहीं रही हो और न किसी को कर दे रही हो, ऐसी रियासत को अंग्रेजों से पूछने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। माने इसमें जो है अंग्रेजों का कोई दखल नहीं होगा। लेकिन अब बात यह थी कि ऐसी रियासतें थी क्या भारत में जो कि कभी न मराठों की गुलाम रही हो, यानी नियंत्रण में रही हो, और न मुगलों के नियंत्रण में रही हो। नियंत्रण का मतलब कि उनको कर दे रही हो, तो ऐसी रियासत थी क्या? तो ये पहला जो विषय था ये एक तरह से झूठा ही था, क्योंकि ऐसी रियासतें थी नहीं। एक आध दो अगर रही हो तो उनकी बात नहीं। दूसरे बात में उन रियासतों को इसने शामिल किया जो कभी मुगलों और मराठों के नियंत्रण में थी, मतलब कभी पीछे जाके मुगलों का आधिपत्य उन्होंने स्वीकारा था, मराठों का आधिपत्य स्वीकारा था, और अब इसके समय में वो रियासतें जो है अंग्रेजों के अधीन थी, तो उनको जो है गोद लेने से पहले अंग्रेजी अनुमति आवश्यक थी कि भाई अंग्रेजी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, अंग्रेज चाहेंगे तो आप गोद लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे। ये कैसी रियासतों के लिए नियम था? वे रियासतें जो कभी मुगलों के नियंत्रण में थी या मराठों के नियंत्रण में थी और अब जो है वो ब्रिटिशों के नियंत्रण में थी, ऐसी रियासतों को अनुमति लेनी थी। और जो रियासतें कभी किसी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी, नियंत्रण में नहीं थी, और जो किसी को कर नहीं देती थी, उनको जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो जो चाहे वो कर सकते थे। तो ये दो प्रकार हो। तीसरा प्रकार जो इसने बनाया था वे रियासतें जो या तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जैसे सतारा को बनाया गया था जैसे पेशवा का शासन खत्म करके, या फिर जो है अंग्रेजों द्वारा पुनर्स्थापित हुई थी, उन रियासतों को स्पष्ट रूप से गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, यानी वो गोद ले ही नहीं सकते थे। और जब उनका कोई वारिस नहीं पैदा हो तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को गोद लेने पे रोक और जो है ब्रिटिश राज में उनका मिला लिया जाता था। तो ये तीन प्रकार थे इनको करने के लिए। हालांकि हम थोड़ा डिटेल में चले गए, आवश्यकता है इसको समझना। अब इस सिद्धांत के द्वारा कौन कौन से राज्य हड़पे गए उसको जो है हम समझेंगे। तो सतारा हड़पा गया, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, ये दो अलग अलग रियासतें थी, जैतपुर और संभलपुर। बगाट को 1850 में, ये परीक्षाओं में क्रम बनाकर पूछ लेता है इसलिए लिखा हूं और कुछ नहीं। उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, ये तो काफी फेमस हुआ झांसी की रानी जो है, और नागपुर 1854 में। इन लोगों को जो है इस सिद्धांत के तहत जो है अंग्रेजी राज में मिला दिया गया। लेकिन यहां पर अवध को भी अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। लेकिन अवध जो राज्य था उसके साथ जो है कई चीजें थी। जैसे अवध जो है जब पहली संधि हुई थी 1765 में 16 अगस्त को, तब से ही ब्रिटिशों का जो है ये एक तरह से सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ। उनका आज्ञाकारी था, जो भी ब्रिटिश कहते थे वो ये मानते थे, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे कि ब्रिटिश नाराज हो सके। और इनके यहाँ जो है ऐसी भी समस्या नहीं आई थी, वारिस की भी समस्या नहीं आई थी क्योंकि इनके पुत्र थे, लेकिन कुशासन का आरोप लगा करके इसका विलय कर लिया डलहौजी ने। ये बात जो है सबको अखरी कह रहे, अवध तो अंग्रेजों का इतना अच्छा मित्र था, उसको भी नहीं छोड़ा गया। और जबकि इस सिद्धांत के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंदर भी ये अवध नहीं आ रहा था, अवध में कोई विषय गोद लेने का था ही नहीं, लेकिन तब भी अवध को जो है इन्होंने मिला लिया। तो अगर ये प्रश्न पूछे तो अवध को जो है कुशासन के आरोप में विलय किया गया था कि अवध का राज्य जो है कुशासन, खुद स्वयं ये डलहौजी कहता था कि ये कुशासन है और करोड़ों लोगों का की जो माने जनता है, और उनको हम इस तरह के कुशासन राज्य में अगर छोड़ देंगे तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा, और इसलिए इनको ब्रिटिश राज में मिलाना जरूरी हो जाएगा। ये उसका तर्क था। हालांकि इसका बेसिक ये तर्क था कि अवध बहुत बड़े बाजार के रूप में जो है अंग्रेजी माल का बन सकता था, इसके लिए इसको किया गया। तो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से कुशासन का आरोप लगाकर विलय हुआ। अब इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न का आपको जवाब देना चाहूंगा। प्रदीप चौधरी जी ने यह पूछा था
कि जब हम सहायक संधि पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में बेले जली के, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले सहायक संधि जिस राज्य ने अपनाई वो था हैदराबाद। लेकिन उनका ये प्रश्न था कि कई परीक्षाओं में ये पूछा गया और उसमें उत्तर लिखा गया कि अवध ने सबसे पहले जो है सहायक संधि। अब देखिए, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूं जिसमें हम सहायक संधि पढ़ रहे थे। तो ये सब्सिडरी अलायंस, तो अवध जो राज्य है ये परीक्षाओं में कहता है कि इसने सबसे पहले जो है सहायक संधि अपनाई थी, जबकि हम लोग जब पढ़ाते हैं या किताबों में लिखा है तो उसमें लिखा है कि सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि को जो है अपनाया था। तो ऐसा क्यों है कि पढ़ाया जाता है कि हैदराबाद ने अपनाया था और परीक्षा में जो है पूछा गया तो उसका उत्तर था कि अवध ने सबसे पहले जो है इसको अपनाया। तो इसका जो है उत्तर मैं देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण लगा तो मैंने कमेंट में उनको नहीं लिखा। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और आपको जैसा कि पता ही होगा कि बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद में 2 संधियां हुई जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। उसमें एक हुआ 12 अगस्त 1765 को, जो कि मुगल सम्राट शाह आलम और क्लाइव के बीच हुआ, और एक संधि हुई जो है 16 अगस्त यानी 4 दिन बाद 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जो इलाहाबाद की संधि हुई क्लाइव की, उस संधि में जितने भी विषय थे हमने पढ़े हैं, लेकिन इस प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय यह था कि अवध ने यह स्वीकार किया कि मैं एक ब्रिटिश सेना अवध में रखूंगा, अवध राज्य, और उस ब्रिटिश सेना का खर्च अवध राज्य उठाएगा। यानी अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश सेना जो है अवध के राज्य में रखी जाएगी और उस सेना का खर्च कौन उठाएगा? अवध उठाएगा, और इस प्रकार से ब्रिटिश जो है अवध की रक्षा करेंगे। ये इसमें रिंग फेंस का भी नीति था, तो उसको छोड़ते हैं, यहां समझते हैं। तो वो जो प्रश्न किया गया था उस प्रश्न में यही चेक किया जा रहा था कि आपकी इतिहास की समझ कितनी है, क्योंकि जो है ये सहायक संधि को वहां केवल और केवल जो है ये समझा गया कि राज्य के खर्च पर यानी राज्य के किराए पर ब्रिटिश सेना का किसी राज्य में रखा जाना और उसके सुरक्षा का दायित्व ले लेना। अब जो सहायक संधि वेले जली ने बनाई थी उसमें काफी जो है आधुनिकता उसने बरती थी। हालांकि ये सहायक संधि तो पिछले लेक्चर को पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि डुप्ले ही लेकर के आया था भारत में, और कहीं ना कहीं जो है इसके अगर 60 बात को समझा जाए तो इसमें यह था कि राज्य जो है अंग्रेजों को किराया देकर के उनकी सेना अपने सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते थे। यही अवध ने किया था 16 अगस्त 1765 की संधि से कि भाई ना अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। तो सहायक संधि जो बेले जली की थी वो क्या कहती थी कि हम आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा किससे लेंगे? आपसे लेंगे, और आपके राज्य में क्या रखेंगे? ब्रिटिश सेना। तो वहीं से उठा करके ये प्रश्न पूछ लिया गया कि सहायक संधि किसने सबसे पहले राज्य ने स्वीकारी? तो 16 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि में ये एक पॉइंट था कि अब अवध की सुरक्षा जो है अंग्रेज करेंगे और उस हेतु जो सेना लगेगी उस सेना का खर्च अवध वसूलेगा। तो यहां से ये लेकर के आए। हालांकि वेले जली सहायक संधि को जो है पूर्ण रूपेण बड़ा करके एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचे में लेकर के आया था, और उसमें जो है केवल सेना किराए पर ही नहीं रखना था बल्कि बहुत सारे विषय थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ इस प्रश्न में आपके इतिहास के नॉलेज को चेक किया जा रहा था कि आप पढ़ते ही हैं, रटते ही हैं, कि समझ भी पा रहे हैं कि चीजें कैसे चल रही। तो उस तरह से ये चूंकि एक विवादित प्रश्न है और इसका जो इसके पीछे जो अवधारणाएं थी वो मैंने आपको समझाई। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। अब जो है ये हमने पढ़ लिया। तो ये सारी जब चीजें हुई तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ब्रिटिश राज का ये अंतिम प्रमुख विस्तार था। इसको समझिए कि अब जो है अब इसके बाद 1857 की क्रांति होगी और उसके बाद जो है विस्तार जो है ब्रिटिश राज का जैसे है तैसे हो जाएगा, थोड़े बहुत को छोड़ करके। तो ये अंतिम
भारत में ब्रिटिश विस्तार था जो डलहौजी के समय में हुआ, और कहा जाता है कि 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग मील जमीन जो है ब्रिटिश राज में मिला ली गई। तो ये अंतिम प्रमुख विस्तार था। अब इसके समय में और क्या क्या घटनाएं हुई परीक्षा के हिसाब से उसको देखते हैं। ये सारी बातें हम समझ लिए। 1853 में बंबई और ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली इसी के समय में, और ये जो कंपनी इस रेल को चला रही थी उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। तो इसको याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। और दूसरी रेल चली 1854 में, यानी 1 वर्ष बाद, और ये चली कलकत्ता और रानीगंज के बीच में। देखिए अब ये सब चीजें पढ़ाते समय ये इसलिए लिखना आवश्यक है कि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के समय में वुड्स का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 आया। देखिए ये वुड्स का शिक्षा संबंधी डिस्पैच जो है, इसको हम विस्तार से एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें समझेंगे, जिसमें कि हम भारत में शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से हुआ उसको समझेंगे। तो यहां बस ये आपको ये समझना है कि ये पहला जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयास था, एक विस्तृत योजना थी जो शिक्षा के विकास से संबंधित थी। तो बस इतना ही समझ लें, बाद में अगले लेक्चर में हम समझेंगे। इसको भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो वुड्स का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854, ये भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें जो प्रमुख विषय था वो एक कि स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना। इसमें बहुत से क्लास थे, हम विस्तार से देखेंगे। इसी के समय में 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ की लाइन डाली गई और कलकत्ता, बंबई, मद्रास और पेशावर को आपस में जोड़ा गया। 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भारत में इसी के समय में शुरू हुआ, और अब 2 पैसे में जो है भारत में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था। इसके समय में ही ये चीज जो है हुई। इससे पहले जो है बड़ा महंगा था पत्र भेजना, तो 2 पैसे में का टिकट खरीदिए और पूरे भारत में जो है कहीं भी पत्र भेजिए। इसी के समय में 30 मील लंबी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उसके अलावा जो है प्रत्येक प्रेसिडेंसी में लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है इसी के समय में हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसी के समय में आया, और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में इसके समय में हुई। अब देखिए यहाँ ये समझिए कि ये जो पॉइंट है लोक शिक्षा, वो यही पॉइंट है, वुड्स का शिक्षा संबंधी डिस्पैच। हालांकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैंने अलग लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जो पॉइंट था, क्योंकि इसको एक अलग लेक्चर में हमें समझना है पूरा कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ भारत में। तो ये लोक शिक्षा विभाग की स्थापना इसी वुड्स के शिक्षा संबंधी डिस्पैच से निकला था। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है हुई लॉर्ड डलहौजी के समय में, और ये सारी जो नीतियां थी इसकी व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये 1856 में जाएगा भारत से, तो 1857 के क्रांति की पृष्ठभूमि ये तैयार कर चुका था। जब भारत से गया तो 1857 की क्रांति 1 वर्ष के बाद ये हो गई, 1856 में ये गया था। तो इस प्रकार से आज का ये पूरा लेक्चर था। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।